गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में राजनीतिक दलों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। पहले वीडियो में मैंने राजनीतिक दलों के अर्थ, आवश्यक तत्व, निर्माण के आधार, राजनीतिक दलों के कार्य व लोकमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में बताया था। उसके बाद का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने राजनीतिक दलों के गुण व दोषों के बारे में आपको बताया था और राजनीतिक दलों के प्रकार की हमने शुरुआत की थी। उसमें मैंने आपको एक दलीय प्रणाली के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम द्विदलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, राजनीतिक दल के एक दलीय प्रणाली के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं द्विदलीय प्रणाली के बारे में। तो द्विदलीय प्रणाली से तात्पर्य ये नहीं है कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल हो, तीसरे दल का कोई भी अस्तित्व नहीं हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वहाँ पर केवल 2 बड़े और महत्वपूर्ण दल हो, शेष जो भी दल हो वह महत्वहीन हो। द्विदलीय व्यवस्था से अभिप्राय ये नहीं कि राज्य में केवल 2 राजनीतिक दल हो, प्रत्युत हमारा आशय है यदि अन्य दल हो तो इतने छोटे कि उनका राजनीति पर विशेष प्रभाव न हो और विधानांग में बहुमत प्राप्त करने के लिए उसके साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाने की आवश्यकता ना पड़े। एलन बाल जो कि विचारक है, उन्होंने द्विदलीय प्रणाली को 2 भागों में बांटा है। एक है अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ जो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आयरलैंड में दिखाई देती है। दूसरा है सुस्पष्ट दलीय पद्धतियाँ जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी में है। ब्रिटेन और अमेरिका की शासन व्यवस्था में द्विदलीय पद्धति एक विशेषता है। इस पद्धति में कोई भी एक दल स्थायी रूप से शासन दल अथवा विरोधी दल नहीं रह पाता। दोनों दल समय समय पर शासन सत्ता प्राप्त करते हैं। जो भी दल विरोधी दल बनता है उसमें उत्तरदायित्व और गंभीरता की कमी नहीं आने पाती है। ब्रिटेन में अनुदार दल और श्रमिक दल प्रमुख राजनीतिक दल है तथा अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक पार्टी प्रमुख है। ब्रिटेन में उदार दल और अमेरिका में साम्यवादी दल, अमेरिकी श्रमिक संघ जैसी तीसरी पार्टियों के होते हुए भी इन देशों में द्विदलीय पद्धतियों के आवश्यक लक्षणों में गड़बड़ी पैदा नहीं हो पाई है। ब्रिटिश द्विदलीय व्यवस्था की अद्वितीय प्रगति इसका राजनीतिक अनुशासन और संबद्धता है और ये अनेक रूपों में प्रमाणित होता है। संपूर्ण देश में मतदान का तरीका एक जैसा है और क्षेत्रीय विभिन्नताएं अति अल्प है। यहाँ मतदाता व्यक्तिगत प्रत्याशियों की अपेक्षा दल और उसके नेता को वोट देता है। यहाँ उत्तरदायी सरकार है, इसलिए विधायी तथा कार्यपालिका शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। सरकार के सदस्य संसद में से लिए जाते हैं और संबद्ध कार्यक्रम संभव बन पाता है। दलों में लगभग पूर्ण मतदानीय अनुशासन होता है। कोई सदस्य पार्टी की नीतियों से स्वतंत्र रहकर मतदान करने का अधिकारी नहीं है। राजनीतिक दल दलीय संगठन और संसदीय समूह के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण दल की नीतियाँ और गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके फलस्वरूप निरंतरता व एकीकरण बना रहता है। इसके विरुद्ध अमेरिका में दल व्यवस्था के राजनीतिक आधार का पूर्णतः अभाव है। यह व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था के अधीन कार्य करती है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक और सामाजिक व आर्थिक मसलों पर पर्याप्त आम सहमति पाई जाती है। यहाँ विचारधारागत उग्रता नहीं रहती और दल व्यवस्था में प्राय अनुशासन का अभाव एवं राष्ट्रीय संबद्धता की अनुपस्थिति दिखाई देती है। राजनीतिक दल प्राय विभिन्न गुटों में संविध होते हैं। ये विशेष हितों की मांगों में संतुलन का प्रयास करते हैं। दोनों दलों के चुनाव कार्यक्रम में विशेष अंतर नहीं होता। अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में तीसरे दल के विकास को प्रेरित नहीं करती है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए तीसरे दल का विकास हो ही नहीं पाता है। तो अमेरिकी द्विदलीय व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा जा सकता है कि इसमें राष्ट्रीय संबद्धता और शक्तिशाली राजनीतिक यंत्र, अनुशासन व एकता का अभाव है।
अब हम बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली के गुणों की। तो पहला जो गुण है वह है स्थिर सरकार। द्विदलीय प्रणाली में कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है। जब बहुमत वाले दल का एक बार मंत्रिमंडल बन जाता है तो फिर उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मंत्रिमंडल को ये विश्वास रहता है कि उसकी नीतियाँ और कार्यों का समर्थन करने के लिए विधायिका का बहुमत सदैव उसके पीछे छाया की भांति विद्यमान रहता है। द्विदलीय प्रणाली के कारण ही ब्रिटेन में मंत्रिमंडलों का औसत जीवन काल 3.5 वर्ष है, जबकि फ्रांस मंत्रिमंडल का औसत काल केवल 9 महीने रहता है। दूसरा जो गुण है वह उत्तरदायित्व का निर्धारण है। द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में शासन द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हो जाता है। सत्ताधारी दल को उस सभी दोषों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो उसके कार्यकाल में होते हैं। कोई भी दल अपना उत्तरदायित्व दूसरे के सिर नहीं मंड पाता है। तीसरा है स्थायी नीतियों का निर्माण। द्विदलीय शासन में केवल शासन में ही स्थायित्व उत्पन्न नहीं होता, बल्कि शासकीय नीतियों में भी शाश्वतता उत्पन्न होती है। जिस सरकार को एक लंबे समय तक बने रहने का विश्वास होता है, वह दूरगामी योजनाओं को सफलतापूर्वक चला सकती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में एक लंबे समय तक के लिए निश्चित व दृढ़ नीति अपनाई जा सकती है। चौथा जो गुण है वह है शासन का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध। द्विदलीय प्रणाली में विरोधी दल सरकार की आलोचना जिम्मेदारी के साथ करता है। इसमें अनुत्तरदायी आलोचना की संभावना कम रहती है, क्योंकि आलोचना करने वाला विरोधी यह जानता है कि सरकार के त्यागपत्र देने पर उसे सरकार बनानी पड़ सकती है और अपनी आलोचना को सही सिद्ध करना पड़ सकता है। पांचवा जो गुण है वह है सरकार का निर्माण सरल होता है। इस शासन प्रणाली में सरकार का निर्माण काफ़ी सरल होता है। विधायिका में जिस दल का बहुमत रहता है उसका मंत्रिमंडल बन जाता है और सरकार चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उस दल पर आ जाती है। यदि सत्ताधारी दल विधायिका का विश्वास खो देता है तो चुनाव में हार जाता है और विरोधी दल की सरकार बन जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। अगला जो गुण है वह है सरकार का सीधा चुनाव। लास्की ने कहा है कि द्विदलीय व्यवस्था में जनता सरकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। मतदाता यदि सत्ताधारी दल के विरुद्ध मत देता है तो यह स्पष्ट है कि वह विपक्षी दल की सरकार चाहता है। यदि मतदान वर्तमान में सत्तारूढ़ दल को मत देता है तो इसका अभिप्राय यह होता है कि वह सत्ताधारी दल की पुनः सरकार चाहता है। मतदाता के मस्तिष्क में सत्तारूढ़ दल को स्वीकार या अस्वीकार करने की भावना स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे द्विदलीय प्रणाली के दोषों की। तो बच्चों, द्विदलीय प्रणाली में जो दोष दिखाई देते हैं उसमें पहला है बहुमत दल की तानाशाही। द्विदलीय प्रणाली वाले शासन में बहुमत दल सरकार बनाता है और उसे ये विश्वास रहता है कि निश्चित अवधि से पूर्व उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है, इसलिए वह मनमानी करता है और विरोधी दल की जरा भी परवाह नहीं करता है। दूसरा, मतदाताओं के लिए चयन की स्वतंत्रता सीमित रहती है। द्विदलीय प्रणाली में मतदाताओं का चयन का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण रहता है। मतदाताओं को केवल 2 दलों में से एक का चयन करना पड़ता है, चाहे दोनों ही दल उसके पसंद के ना हो। इससे कभी कभी मतदाता राजनीति से उदासीन हो जाता है। यदि 2 से अधिक दल हो तो उसकी स्वतंत्रता अधिक हो जाती है। अगला जो दोष है वह है विविध हितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। द्विदलीय व्यवस्था को अपनाने से विभिन्न हितों व अन्य वर्गों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। जहाँ अनेक दल होते हैं वहाँ विविध वर्गों एवं हितों को आसानी से प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अगला जो दोष है वह है विधायिका की शक्तियों में कमी आना। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका की शक्ति
अनवरत रूप में बढ़ती जाती है और विधायिका की शक्तियों का पतन होता है। अपने बहुमत के नशे में चूर सरकार मनमाने कानून बनवाती है। यदि विधायिका उसका समर्थन न करे तो प्रधानमंत्री की सलाह से उसे भंग किया जा सकता है। द्विदलीय प्रथा में पाए जाने वाले दृढ़ दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिमंडल की तानाशाही की धारणा का प्रचलन हुआ है। अगला जो दोष है वह है राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है। द्विदलीय व्यवस्था वाले देश में विचारधारा के आधार पर दो गुटों में विभाजन हो जाता है। राष्ट्र का ऐसा विभाजन एक भयंकर राजनीतिक प्रवृत्ति मानी जा सकती है। अगला जो दोष है वह है नकारात्मक मतदान। इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को केवल दो उम्मीदवारों में से केवल एक को चुनने का अवसर मिलता है। यह भी संभव है कि मतदाता इन दोनों में से किसी को भी पसंद ना करे। ऐसी दशा में वह उस व्यक्ति के विरुद्ध मतदान करता है जिसको किसी कारणवश नहीं चाहता। इस प्रकार इसमें मतदाता नकारात्मक हो जाते हैं। अगला जो दोष है वह है विविध दृष्टिकोणों का समावेश न होना। जो लोग केवल दो दल चाहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि दो राजनीतिक दल नागरिकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित नहीं कर सकते। जो अंतिम दोष है वह है कठोर दलीय अनुशासन। दल का अनुशासन इतना कड़ा रहता है कि यदि सदस्य दल के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत न भी हो तो भी उसे दल के आदेशों का पालन करना होता है। इसके कारण सदस्यों के व्यक्तित्व को धक्का लगता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि द्विदलीय प्रणाली के जो गुण दोष हैं उसके उपरांत हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय प्रथा सुविधाजनक है। ब्रिटेन में आज तक राजनीतिक अस्थिरता व शून्यता पैदा नहीं हुई है क्योंकि वहाँ बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। अल्पमत वाला दल विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों के विकल्प प्रस्तुत करता है। फ्रांस और भारत में इसके विपरीत बहुदलीय प्रथा विकसित हुई है जहाँ कई बार सरकार बनना कठिन हो गया और राजनीतिक गतिरोध भी उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक दृष्टि से हम देखें तो द्विदलीय प्रणाली सर्वोत्तम है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के बारे में। जहाँ दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं वहाँ बहुदलीय प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रथा वाले देशों में प्राय किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता, अतः कोई एक दल सरकार नहीं बना सकता। यूरोप के अधिकांश राज्यों में तथा अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र हुए देशों में प्राय बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। बहुदलीय पद्धति का एक जो अद्भुत उदाहरण है वो हमें फ्रांस में मिलता है। वहाँ का जो वीमर संविधान है उसके बहुत से दल थे परंतु प्रत्येक दल के विरोध में समस्त दल संगठित होकर एक संयुक्त दल के रूप में कार्य करते थे। भारत में भी बहुदलीय पद्धति क्रियाशील है। भारत में इतने अधिक दल हैं कि इनकी संख्या निश्चित करना ही कठिन होता है। अब हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के गुणों की। तो पहला है शासन की निरंकुश नहीं बन सकता। बहुदलीय व्यवस्था में साझा मंत्रिमंडल का निर्माण होने के कारण किसी एक राजनीतिक दल को एकाधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो शासन कार्य हमेशा आदान प्रदान और समझौते की भावना से चलता है। साझा अथवा मिलीजुली सरकारें कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती। दूसरा, मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प हैं। जहाँ तक बहुत दल होते हैं वहाँ मतदाताओं को चयन की अधिक स्वतंत्रता होती है। द्विदलीय व्यवस्था की तुलना में बहुदलीय व्यवस्था में बहुत से उम्मीदवार होते हैं और उनमें मतदाता अपनी अपनी इच्छा के अनुसार किसी का चयन कर सकता है। तीसरा है संसदीय शक्ति में कमी आना। विधायिका की शक्तियों का वास्तविक निखार बहुदलीय व्यवस्था में ही आता है क्योंकि गठबंधन सरकार आसानी से विधायिका को भंग कराने की धमकी नहीं दे सकती। गठबंधन सरकार का अस्तित्व विधायिका की सद्भावना पर ही निर्भर होता है। अगला जो गुण है वह है एक राष्ट्र दो विरोधी गुटों में
नहीं बंटता है। इस दल पद्धति वाले देश में दो विरोधी गुटों में बंटने से देश बच जाता है। दलीय अनुशासन की भावना कठोर न होने के कारण बहुदलीय पद्धति कार्य वाले देशों में दलबंदी की भावना को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित नहीं किया जाता। और अंतिम जो गुण है वह है सभी हितों एवं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय पद्धति वाले देशों की विधायिका और कार्यपालिका में किसी एक या दो दलों की प्रधानता नहीं रहती है, बल्कि सभी दल समकक्ष होते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका में कई दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस भांति विभिन्न वर्गों तथा स्वार्थों को शासन में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के दोषों की। हम दोषों को भी कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। तो पहला है शासन में अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था से कई दलों की गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। कई दलों की गठबंधन सरकारें खिचड़ी या भानुमति के कुनबे के समान होती है। सरकारें कई दलों मिलकर बनती है, अतः उनके विचारों में साम्यता और समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है। जब किसी वैचारिक या नीति संबंधी प्रश्न पर इन दलों में झगड़ा होता है तो साझा मंत्रिमंडल शीशे की भांति या कांच की भांति टूट जाता है। भारत के राज्यों में चतुर्थ आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में ऐसी ही साझा गठबंधन सरकारें बनी थी जो एकदम अस्थिर रही। केंद्र और राज्यों में मार्च 1977 के आम चुनाव के बाद निर्मित जनता सरकारें भी बहुदलीय मेल का परिणाम होने के कारण अस्थिर सिद्ध हुई थी। फ्रांस में 1944 से 1958 तक 26 गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए गए। प्रत्येक का औसत कार्यकाल 15.5 महीने रहा। ऐसी सरकार को लगातार विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है और दल बदलूं के कारण सदैव सरकार के गिरने का खतरा बना रहता है। दूसरा जो दोष है वह है उत्तरदायित्व का अभाव। गठबंधन बहुदलीय सरकारों में उत्तरदायित्व को निश्चित करना अत्यंत ही कठिन होता है। प्रशासन की सफलता का श्रेय तो प्रत्येक दल हासिल करना चाहता है, किंतु असफलता दूसरे के ऊपर डालने में लगा रहता है। तीसरा है कार्यकुशलता का अभाव। बहुदलीय साझा सरकारें अपनी शक्ति और श्रम राजनीतिक कार्यों में ही नष्ट करती रहती है। मंत्रीगण कुर्सी बचाने की चिंता में व्यस्त रहते हैं और इस प्रकार प्रशासन की उपेक्षा होती है। इससे प्रशासनिक सूत्रों में शिथिलता आ जाती है और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाता है। चौथा जो दोष है वह है दीर्घकालीन नीतियों का अभाव। बहुदलीय पद्धति में साझा गठबंधन सरकार अस्थिर होती है, अतः सरकारों के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीतियों की अनिश्चितता उत्पन्न होती है और दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण संभव नहीं हो पाता। आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण आवश्यक होता है। अगला जो दोष है वह है कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। बहुदलीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका दुर्बल होती है। प्रधानमंत्री को कई दलों के साथ लेकर चलना पड़ता है। उसे विभिन्न दलों को प्रसन्न रखते हुए उनमें तालमेल स्थापित करना पड़ता है। यदि कोई भी दल किसी भी समय सरकार का समर्थन बंद कर दे तो सरकार का पतन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि द्विदलीय पद्धति में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन होना चाहिए, किस दल का पालन होना चाहिए। इसके विपरीत बहुदलीय पद्धति वाले देशों में गठबंधन मंत्रिमंडलों में कोई निश्चित नीति नहीं होती और न कोई सामान्य कार्यक्रम। बहुदलीय पद्धति में मतदाता प्रायः व्यक्ति विशेष को मत देते हैं, दल को नहीं। इसमें अल्पमत वाले स्वार्थी व्यक्ति अधिक संख्या में निर्वाचित हो जाते हैं, जिनसे व्यक्तिगत स्वार्थ इतने अधिक और सशक्त होते हैं कि वे अपने स्वार्थों के आगे राष्ट्रीय हित का भी बलिदान कर देते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में ये वीडियो हमारा राजनीतिक दलों के ऊपर अंतिम वीडियो का था। धन्यवाद।